तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बोरो धान की फसल में समसामयिक कार्य। पशुओं हेतु हरा चारा उत्पादन पर जानकारी। जल भराव वाले क्षेत्रों में जिन किसान भाइयों ने बोरो धान की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 20 से 25 दिन की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी तथा कुछ किसान भाई रोपाई का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान अशोक अग्रवाल मौजूद हैं, जिन्होंने बोरो धान की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। की जो वैरायटी है 1010 है। अभी हमने इसमें 30 एकड़ में लगाया हुआ है। इसको लैहरा पद्धति से बोए हुए हैं हम लोग गर्मी में। अब इसमें जो पीछे आप देख रहे हैं जो पट्टियां निकल रही है, वो उसमें क्या होता है कि खाद प्रबंधन में, दवाई वगैरह छिड़काव में इसमें बहुत आसान होता है। लेबरों के पैर में दिक्कत नहीं जाती और पौधे वेस्ट नहीं होते। बीच में देखोगे कहीं कहीं पे गैप्स है, तो ये फिलिंग करने में भी काम आ जाता है। और ये 120 से 25 दिन की वैरायटी होती है। उसमें 1 से 1.25 फीट की पट्टियाँ निकलती है हर 8 फीट के बाद। खरपतवार के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे एक महीने का जैसी क्रॉप होता है तो इसमें आपका सनराइज और नामिनो गोल्ड करके 2 मतलब दवाइयाँ हैं, उसको डालते हैं, जिससे क्या है चूरी, नरजौआ, सांवा ये सारे खत्म हो जाते हैं। मात्रा जो आएगा 100 ml पर एकड़ का आता है आपका नामिनी गोल्ड का, और 50 ml आता है आपका इसका सनराइज का। ये दोनों मिक्स करके 1 एकड़ में इसको डालते हैं। खाद प्रबंधन में 1.5 बोरा DAP और 1 बोरा यूरिया टोटल क्रॉप ड्यूरेशन में लगता है। ये तो शुरू में हम लोग बेसल डोज दो देते हैं, 1 बोरा DAP डाल देते हैं, और बाद में क्या करते हैं कि जब 20 दिन के बाद अपन लोग इसे 25 किलो यूरिया और फिर 5 किलो DAP ऐसा मिक्स करके हर 20-20, 25-25 दिन में इसको डालते हैं 3 बार करके पर एकड़ का डोज है ये। पानी तो 1.5 से 2 इंच सफिशिएंट है धान के लिए, जैसे रेगुलर पानी चाहिए अपने को। तो स्पीकर जिस हिसाब से होगा उसमें अपने रेगुलर पानी अपने को डालते रहना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें निंदाई भी चलेगा, क्योंकि हम इसको जो प्रोडक्शन जो लेते हैं ये गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं बीज के लिए। तो इसमें हम किसी प्रकार का वीड्स इसमें नहीं रहने देते हैं, और किसी भी प्रकार का मतलब इंसेक्ट होने से पहले हम उसमें प्रिकॉशन ले लेते हैं इसका। और वही आएगा, मतलब इसमें जो आएगा सिर्फ सीड ब्लाइट आता है समर में ज़्यादा करके, तो उसके लिए हम मानसून 3 से डालते हैं उसके लिए, सीड ब्लाइट के लिए। और बाद में जैसे इसमें कटुआ या भूरा माहों इसमें आता नहीं है, कटुआ आता है। चाहे कोई भी खेती करे उसमें कटवे का आता है, वो कटवर्म बोलते हैं उसको। और इसमें अपना सिल्कवर्म डाल देते हैं कटुआ के लिए। वो भी जब बालियां निकल जाती है, पकने की स्थिति में आती है, तब आता है वो जो आता है कटुआ जो है। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद इसका प्रबंधन कैसे करें, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति को। गर्मी के धान में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं, और उसमें से कभी कभी अगर पानी गिरा और ठंडा मौसम रहा तो कभी कभी झुलसा का प्रकोप हो जाता है, ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, जो बरसात में ज्यादा आता है, और उसमें आग के आकार के धब्बे बनते हैं। लेकिन ये रेयर होता है। अगर ऐसा कुछ कहीं दिखता किसान भाइयों को, मौसम में परिवर्तन हुआ, 2-4 दिन 8 दिन अगर ठंडा रहा तो आ सकता है। तो उसके लिए 2-3 दवाइयाँ हैं, जैसे कीटाजिन है, या फिर एक और दवाई है ट्राईसाइक्लाजोल है,
ट्यूबेकोनाजोल है, ये इन दवाइयों को आप उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। ये ट्राइसाइक्लाजोल और ट्यूबेकोनाजोल जो है वो लगभग 7 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में लगता है, और जो कीटाजिन है वो 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में लगता है। इस तरह से एक और 200 लीटर पानी लगभग जलना चाहिए 1 एकड़ में। तो एक तो ये, लेकिन इसकी समस्या कम है। और एक जो समस्या आती है वो जिंक की कमी की दिखाई देती है, जिसमें पहले पत्तियां पीली भी पड़ती हैं, साथ में ऊपर की पत्ती ऊपर से जो है वो लाल रंग की पत्ती होती जाती है, फिर सूखती जाती है। तो जिंक की कमी के लक्षण गर्मी के धान में दिखते हैं, और अगर इस तरह की समस्या आती है तो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं किसान भाई, और वो लगभग 8 किलो 1 एकड़ पीछे लगता है जिंक सल्फेट। एक और जो चेलेटेड जिंक भी आता है उसकी तो मात्रा कम लगती है, 1 किलो के आसपास लगता है, उसी में हो जाता है वो 1 एकड़ में। तो जिंक की कमी है। और दूसरा, चूंकि गर्मी में क्या होता है किसान भाई पानी भर के रखते हैं तो काई जो है वो जमने लगती है। अगर पानी भरे रहे, गर्मी भी है और पानी भी भरा रहे, तो हरे रंग की और बुलबुलेदार जो काई है वो पूरे खेत में फैल जाती है, और इससे धान के पौधे जो है प्रभावित होते हैं, उनका ग्रोथ, उनकी बढ़वार प्रभावित होती है। और उसके लिए एक दवाई आती है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं। तो उसको करना कुछ नहीं है, उसको रेती में मिला के 1 भाग नीला थोथा और 10 भाग रेती, और इस तरह उसको मिला के और पूरे खेत में भुरक दे यूरिया जैसे। और खेत में पानी जो है वो 3-4 सेंटीमीटर रहना चाहिए। या ये भी कर सकते हैं कि उसकी पोटली बना लें कॉपर सल्फेट की, और वो जगह जगह जो है 10-10 मीटर के रेंज में जो पोटली है उसको, कपड़े की पोटली थैली, उसको पानी में डुबा के रख दे। धीरे धीरे वो अपना घुलता रहता है नीला थोथा, और इस तरह से काई खत्म हो जाती है। और पानी भर के ना रखें, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो यही सब बीमारियां हैं जो अभी गर्मी के धान में देखने को मिलेंगी। दुधारू पशुओं के लिए गर्मी के मौसम में हरे चारे की किल्लत देखी जाती है, लेकिन यदि आप अभी ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया तथा मूंग आदि की बुआई कर दें तो पशुओं के लिए आने वाले गर्मी के मौसम में भी हरे चारे की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं। परंतु हरे चारे की बुआई के लिए खेत की तैयारी, चारा फसलों की उन्नत किस्में, बीज की मात्रा इत्यादि पर विशेष ध्यान दें, तभी आपको चारे का अधिक उत्पादन मिलेगा। अतः किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में हरे चारे वाली फसलों की बुआई में किन किन बातों का अमल करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं दुधारू पशुओं हेतु हरे चारे उत्पादन की तकनीकों पर। हरे चारे के अधिक उत्पादन लेने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनमें सर्वप्रथम बात आती है मिट्टी के किस्म एवं जलवायु पर आधारित चारे की उपयुक्त एवं अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चुनाव करें। एक फसल के बदले 2 फसलों का मिश्रण, जिसमें दूसरी फसल दलहनी हो, ऐसी फसल का चुनाव करना फायदेमंद रहता है। साल में एक फसल के बदले 2 या 3 फसलों का फसल चक्र अपनाना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं विभिन्न चारा फसलें एवं उनकी उन्नत प्रजातियों पर, जिसके अंतर्गत ज्वार के लिए उन्नत किस्में हैं विदिशा 60-1, जवाहर 30, पूसा चरी 1। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। इसी तरह मक्के के लिए उन्नत किस्में हैं अफ्रीकन टॉल। इसकी उत्पादन क्षमता 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लोबिया के लिए उन्नत किस्में हैं जवाहर लोबिया 1, जवाहर लोबिया 21। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चरी में MP चरी J69 है। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा सूडान घास, नेपियर, बाजरा हाइब्रिड, पारा घास, नंदी घास आदि का चयन भी आप कर सकते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 1400 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है।
आइए अब चर्चा करते हैं चारे फसलों के लिए कृषि कार्यमाला के बारे में। तो चारा फसलों के लिए ऐसी भूमि का चयन करें जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट एवं काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी हेतु खेत को 1 या 2 बार हल तथा बखर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। अंतिम बखरने के पूर्व 2 ट्रॉली गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना लाभप्रद पाया गया है। आइए अब चर्चा करते हैं इन किस्मों की बोनी के समय, तरीके एवं बीज दर पर, जिसके अंतर्गत ज्वार के लिए बोनी का समय है फरवरी-मार्च। इसकी बुआई सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है। इसके लिए बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। इसी तरह आप मक्के की बुआई मार्च से अप्रैल तक कर सकते हैं। इसकी बुआई सीड ड्रिल अथवा छिड़कवा विधि दोनों तरीके से ही की जा सकती है। इसके लिए इसकी बीज दर होगी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप इसकी बुआई 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कर सकते हैं। इसी तरह लोबिया की बुआई मार्च से जून तक की जा सकती है। इसकी बुआई कतार पद्धति अथवा छिड़कवा विधि से की जा सकती है। इसके लिए इसकी बीज दर है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप इसकी बुआई 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कर सकते हैं। नेपियर घास, इसकी बुआई का समय है फरवरी से अगस्त। और यदि इसके बुआई के तरीके की बात करें तो जड़दार टुकड़ा अथवा तना को लेकर आप इसकी रोपाई अथवा बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई हेतु हमको लगभग 20,000 से 25,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई 100 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। वैसे किसान भाइयों जो हरा चारा फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो बीजों को एग्रोसान या थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर ही बोना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं चारा फसलों के लिए उर्वरक की मात्रा पर। इसके लिए ज्वार हेतु नत्रजन 75 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा मक्का हेतु नत्रजन 100 से 120 किलोग्राम, स्फुर 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी तरह लोबिया के लिए नत्रजन 20 से 30 किलोग्राम, स्फुर 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अंतिम में नेपियर घास हेतु नत्रजन 40 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना आवश्यक होता है। उर्वरकों का प्रयोग चारे फसल के अनुसार करते हैं। वैसे नत्रजन का प्रयोग 2 या 3 किस्तों में करते हैं तथा अन्य उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय ही डाल दिया जाता है। नत्रजन का प्रयोग प्रथम किस्त खेत की तैयारी में, दूसरी किस्त प्रथम कटाई के बाद, तीसरी किस्त द्वितीय कटाई के बाद करना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई जल एवं जल निकास पर। गर्मी की फसल में सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल भराव ना हो। यदि जल भराव होता है तो इसके लिए जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं फसल की कटाई पर, जैसे कि घास में गभोट अवस्था पर, ज्वार एवं चरी में 50% फूल आने की दशा पर इसकी कटाई करना चाहिए। मक्के की पूर्ण फूल की अवस्था में इसकी कटाई करें। लोबिया में फलियों में बीज बनते समय इसकी कटाई करने से इन चारों में पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अतः किसान भाई इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही चारा फसलों की कटाई करें। तो किसान भाइयों, इस तरह बताई गई विधियों द्वारा यदि आप दुधारू पशुओं हेतु चारे की खेती करते हैं तो आपको निश्चित ही दुधारू पशुओं हेतु अच्छा चारा उत्पादन प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। चना में फली छेदक कीट का समन्वित नियंत्रण। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे।
रबी फसल चना इस समय फूल एवं फली की अवस्था पर है। इस समय रोग एवं कीटों के प्रकोप के कारण लगभग 20-25% तक फसल का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो इस नुकसान से फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चना में लगने वाले हानिकारक कीट, फली बेधक के लक्षण एवं उपचार पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी। प्रमुख रूप से एक हमारा चने का फली बेधक कीट लगता है। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आरंभिक अवस्था में ये कीट क्या करता है, इसके अंडे, इसके जो वयस्क होते हैं वो रात्र के समय उड़ते रहते हैं और वो प्रजनन करके वो अंडे पत्तियों के पास कोमल भागों पर वो दे देते हैं। उससे अंडे से क्या करते हैं, छोटे छोटे से उसके लार्वा निकलते हैं और वो आरंभिक अवस्था में पौधों की कोमल पत्तियों और फूलों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। जब इसकी दूसरी और तीसरी अवस्था लार्वे की जब होती है, वो क्या करती है, जब फलियां बनना शुरू हो जाती हैं, आरंभ होती हैं, वैसे ही उस फली को नुकसान पहुंचाता है। उस फली को नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है, उस फली को काटता है और काट के वो नीचे उसके अंदर मुंह घुसा लेता है और उसके अंदर के दाने को काट करके खा के नुकसान पहुंचाता है। ये भी बहुत भयंकर कीट लगता है। कभी कहीं पे इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसकी हम रोकथाम के लिए क्या करते हैं, या तो फसल चक्र अपनाते हैं, और क्या है, इसमें गंध पास 10 से 15 गंध पास जो है हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको हम लगा देते हैं खेत में, जिससे उसमें क्या होता है कि हमारा जो नर कीट होता है वो आकर के आकर्षित हो जाता है और उसको हम पकड़ करके नष्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम चने में चारों तरफ एक गेंदा को आकर्षक रूप के फसल के रूप में हम लगा लेते हैं। बीच बीच में कभी हम अंता फसली हम सरसों के साथ में भी कर सकते हैं, जिससे हम इस कीट से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, देखा गया है कि हम चने का फली बेधक के नियंत्रण के लिए हम HNPV को प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम उपचार कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। BT को हम 1 से 1.5 किलो करीब 250 से 300 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इस कीट को बचाव कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए हम फेनोलेट का या स्पाइनोसेट 45% SC का आता है, उसका हम उपयोग करने के बाद में इस कीट से हम बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमारी बताई गई बिंदुओं को और हमारे ये सारी कीट नियंत्रण की जो भी हमने एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के विषय में आपको बताया, किसान भाइयों, आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। आम की बागवानी हमारे प्रदेश के सभी स्थानों पर की जाती है और जिन किसानों ने आम के बाग लगाए हैं उन फल वृक्षों में अभी फूल बनने लगे हैं। और यदि हमारे किसान अपने उद्यानों से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन लेना चाहते हैं तो वह अपने उद्यानों में प्रबंधन कार्यों को सही समय व उचित ढंग से अमल में लाएं। तो किसान भाइयों, आपके बाग में पुष्पन व पुष्पन के पश्चात कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों, ऐसा देखा गया है कि आम में एक वर्ष बहुत अधिक फल आने के बाद अगले वर्ष बहुत कम या ना के बराबर फल आते हैं। आम में अनियमित फलन के कई कारण हैं, जिनमें पैतृक वातावरण, प्ररोहों की आयु में वृद्धि, पोषक तत्वों की कमी, वृद्धि नियामकों का असंतुलन मुख्य है। अनियमित फलन को रोकने के लिए समय से आए हुए बौर के अलावा भी यदि बौर आए हैं तो उनको तोड़ देना चाहिए। इसके अलावा आम के पौधों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के लिए बागों की उचित देखरेख एवं प्रबंधन नितांत आवश्यक है। वृद्धि नियामक रसायन भी अनियमित फलन की रोकथाम में सहायक होते हैं। फलन वर्ष में इटोफान का 200 ppm, इथरेल का 1000 ppm का प्रयोग करने से अनियमित फलन को रोका जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है सिंचाई का। आम का पौधा जब तक फलन में नहीं आता तब तक पौधों की उचित बढ़वार के लिए सर्दी के मौसम में 12 से 15 दिनों एवं गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों में फलन के समय पानी की अधिक आवश्यकता न हो, अतः मटर के दाने के आकार से तुड़ाई तक सिंचाई करने पर फलन में गुणवत्ता एवं वृद्धि देखी गई है। सिंचाई के लिए रूपांतरित थाला विधि उत्तम पाई गई है। यदि किसान के पास लागत लगाने हेतु पूंजी की समस्या न हो तो टपक सिंचाई पद्धति को उपयोग किया जा सकता है। दैहिक व्याधियां, आम का गुच्छा विकार,
जिसे मल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। यह साधारणतः दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रारंभिक एवं दूसरा पुष्पीय। वानस्पतिक गुच्छा विकार पौधों की प्रारंभिक अवस्था में नर्सरी में शुरू होता है, जबकि पुष्पीय विकार में साधारणतः पूरा बौर या कभी कभी पूरा बाग ग्रस्त हो जाता है। ग्रसित बौर फल पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसमें ग्रसित बौर गुच्छेनुमा हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए दिसंबर माह में 200 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करें। प्रत्येक वर्ष गुच्छा से ग्रसित बौर को तोड़ने से इसका प्रकोप कुछ वर्षों में स्वतः कम हो जाता है। कोयलिया विकार या ब्लैक टिप। इस रोग में फल जब थोड़े मध्यम आकार के होते हैं तो इसके निचले सिरे पर जल सिक्त निशान बन जाता है। यह विकार बागों के पास ईंट भट्ठों के निकलने वाली विषाक्त गैसों के कारण होता है। रोकथाम। आम के बागों को ईंट के भट्ठे से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 5 से 6 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए। बागों की भूमि में 500 ग्राम बोरेक्स प्रति पेड़ की दर से खाद देते समय या 5% बोरेक्स 2 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर फल लगने के समय छिड़काव करने से तथा 15 दिनों के उपरांत पुनः छिड़काव करने से इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। फूल एवं फल का गिरना। फलों के गिरने के बहुत से कारण हैं, जिसमें पोषक तत्वों की कमी, वातावरण का प्रभाव, पानी की कमी तथा हार्मोन का असंतुलन मुख्य है। रोकथाम। फल बनते समय खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, इससे छोटे फलों का गिरना रुक जाता है। 20 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 90 मिलीलीटर प्लानोफिक्स का 1 ड्रम पानी में घोल बनाकर आम के मटर के दाने की अवस्था में होने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं इसमें लगने वाली प्रमुख बीमारियों की। तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के लक्षण बौरों, पुष्पक्रम की डंडियों, पत्तियों, नए फलों पर देखा जा सकता है। इस रोग का विशेष लक्षण सफेद कवक या चूर्ण के रूप में प्रकट होता है। प्रभावित फूल खिलते नहीं हैं तथा बाद में झड़ जाते हैं। इस रोग का प्रकोप प्रायः फरवरी-मार्च में अधिक होता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए घुलनशील सल्फर 0.2% या कैराथेन 0.1% या बाविस्टीन 0.1% का छिड़काव किया जा सकता है। एंथ्रेक्नोज। पत्तियों, पर्णवृंतों, टहनियों, बौर एवं फलों पर यह रोग देखा जाता है। प्रभावित भागों के सतह पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर पूरे भागों पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु सभी रोगग्रस्त टहनियों की कटाई छटाई कर देना चाहिए। बाग में गिरी हुई पत्तियां, टहनियां और फलों को जला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्बेंडाजिम दवा 0.1% का 2 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल से करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रमुख कीट व उनके नियंत्रण पर। पर्ण फुदका। आम का पर्ण फुदका या मच्छर। ये कीट आम की फसल को 3 प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा बौर वाली शाखाओं, फूलों में बड़ी संख्या में अंडे देती है, जिससे वे सूखकर गिर जाते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों बड़ी संख्या में पौधों की कोमल पत्तियों, मुलायम टहनियों एवं फूलों से रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फूल सूखकर गिर जाते हैं। इसके प्रबंधन हेतु बाग को साफ रखना चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकने देना चाहिए। कीटनाशक दवाओं के रूप में मेलाथियान, मिथाइल ओडिमेटॉन या डाइक्लोरोवास दवा का 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बौर लगने के बाद छिड़काव करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम ओइनी, जिला समस्तीपुर से शिवराज सिंह जी, आप सूखरों में त्वचा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो शिवराज सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखा जाए तो जन्म से उनमें आयरन की कमी होती है, तो 3 दिन में और 13 दिन में एक आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है फेरिटास, जो कि डीप इंट्रा मांस में दिया जाता है 1 ml। और उसके बाद उनको जो होती है बीमारियां वो मेनली वायरल होती हैं, जो कि FMD खूरा पका बोलते हैं हिंदी में, और एक स्वाइन फीवर होती है। इसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है 2 माह के में दिया जाता है बच्चों को ये इंजेक्शन। तो और 2 माह के बाद, 1 माह के बाद फिर उसका बूस्टर दिया जाता
जाता है और फिर उन्हें 6 माह के बाद रिपीट किया जाता है। तो FMD से जो होता है कि उनके मुंह में और खुरों में बहुत घाव हो जाता है। मुंह के घाव तो ठीक हो जाते हैं पर खुरों में वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों में ये इनका इंजेक्शन लगाया जाए और फिर इसे 6 माह में रिपीट किया जाए। स्वाइन फीवर जो होता है उसमें बहुत तेज़ बुखार होता है सुअरों को, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। इसमें जो मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, 80% के लगभग में, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो बस यही है कि उन्हें सुई समय पर लगवाना चाहिए। और दूसरा देखा जाता है कि सूकरों में, बच्चों में, जो बच्चे सूअर होते हैं उनमें ये डायरिया का बहुत होता है, तो डायरिया से काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है, एक एंटीबायोटिक एनरोफ्लॉक्सासिन का, अगर दिया जाए 15 kg बॉडी वेट पे 1 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और दूसरा सूकरों में जो बीमारी होती है मेन होती है वो चर्म रोग। तो चर्म रोग के लिए एक आइवरमेक्टिन का सुई लगाई जाती है, 35 kg बॉडी वेट पे चमड़े के अंदर लगाया जाता है। वो ये उससे चर्म रोग जो होता है वो उसकी रोकथाम के लिए है। और इसके अलावा अगर घरेलू नुस्खा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे करंज का तेल, कपूर वगैरह, ये सब, नीम का तेल उनके चमड़ों पे लगाया जा सकता है जिससे इनकी बीमारियों का रोकथाम हो सके। और इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सूकरों में होने वाली बीमारियों का रोकथाम किया जा सकता है, उनकी मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है, ताकि ये एक लाभकारी बिजनेस बन सके। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800424085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।